Okay, so a very good morning to all of the students and the viewers over here. आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में थोड़े से, बट सब्जेक्ट एंड चैप्टर शुरू करने से पहले एक हमेशा की तरह एक रिमाइंडर मैं देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो ऊपर दिए गए बटन बेल बटन को प्लीज़ आप प्रेस कर देना ताकि मेरा हर नया आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सो शुरू करते हैं आज का chapter number 4, banking sector reforms. So first of all, we are going to see the meaning of a banking sector reforms. Now, the moment when I say banking sector reforms, okay, see again यहाँ पे तीन words हो जाते हैं, एक होता है banking sector and reforms. Okay, so banking, as we all know, बैंकिंग एक फाइनेंशियल ऑक्यूपेशन ही है, राइट? नाउ देयर माइट बी डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स, ओके, देयर माइट बी इवन non-banking financial institutions also which are providing loans or which are providing finance time to time to its customer. Secondly, we have the sector can also be said as a business, or you can say it's a kind of an industry. So banking sector yani banking industries में and reform. Now when I say reforms, so reforms are what? See, reforms, we need to understand this word reforms very nicely. Reforms का मतलब जो बदलाव आए हैं, जो changes आए हैं, जो amendments हुए हैं, इसको बोलते हैं reforms. तो हर एक सेक्टर में reforms की ज़रूरत होती है. Okay, reforms, it's nothing but you can also say it as a kind of updations. जैसे आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो ये सॉफ्टवेयर में आप देखते हो, या आप कोई एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, मोबाइल एप्लीकेशंस, तो आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशंस पूछता है कि प्लीज़ अपडेट योर एप्स और प्लीज़ अपडेट योर सॉफ्टवेयर, राइट? रीज़न क्या है? अपडेशंस से क्या होता है, कुछ भी अगर नया चीज़ें अगर होती है तो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती है, राइट? सो लेट्स से दैट इज़ इफ़ द डेवलपर, अगर जो भी डेवलपर है अगर उसने कुछ नया चीज़ें या कुछ नया चेंजेस अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अगर उसने इंट्रोड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट हो जाती है. तो सिमिलरली व्हेन आई से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म मीन्स व्हाट? दीज आर द बैंकिंग सेक्टर चेंजेस विच हैज़ कम अप time to time. Okay, we know that is a banking sector is a very important part of the economy. Why? Because अगर इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसको रेगुलेट करने में बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हमेशा से ही योगदान रहा है. Okay, so the banking sector, they play a very important role. Now, for the smooth functioning, or let's say for to maintain a good efficiency, or for to maintain the efficiency level in the banking system, it's very much necessary कि चीज़ों में रिफॉर्म्स आना शुरू हो, क्योंकि जब चीज़ों में रिफॉर्म आना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, एफिशिएंसी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. अब ये एफिशिएंसी या आप कह लो स्मूथ फंक्शनिंग, ये किस लिए ज़रूरी है? इसका एक ही कारण ये है कि दैट इज़ टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ओके, इससे क्या होगा? इससे स्टेबिलिटी आएगा एज वेल एज एडिक्वेसी आएगा in the case of the financial market. So if you want to maintain a stability, if you want to maintain an adequacy in the financial market, definitely banking sector reforms must be there. So it is like जैसे कि मान लो एक सॉफ्टवेयर है या एक मोबाइल एप्लीकेशन है,
अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ अगर अपडेशंस आता है और अगर आप उसको अपडेट करते हो तो आप देखना आपका एप्लीकेशन जो है और भी फास्ट हो जाता है। ओके आपका जो एप्लीकेशन है और भी फास्ट हो जाता है, एज वेल एज उसमें कुछ नए फीचर्स अगर होते हैं, कुछ नए कॉन्फ़िगरेशंस अगर रहते हैं तो वो भी जो चीज़ है ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो वैसे ही रिफॉर्म्स या चेंजेस इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक अपडेशंस नहीं होंगे और तब तक जो है कोई भी चीज़ जो है और भी मजबूत तौर से नहीं हो सकता। ओके सो सिमिलरली जैसे हर सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है और वो टाइम टू टाइम हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से दैट इज़ पहले अगर मुझे पैसे अगर विड्रॉ करने होते थे या मुझे अगर पैसे अगर जमा करने होते थे तो आई नीडेड टू गो टू दैट पर्टिकुलर बैंक। जिस भी पर्टिकुलर बैंक में मेरा अकाउंट है उस पर्टिकुलर बैंक में मुझे जाना पड़ता था। बट आज के टाइम पे अगर सपोजिंगली मैं अगर उस बैंक तक अगर ना पहुंचूं या ना जा सकूं तो भी मेरा काम जो है घर बैठे बैठे बन सकता है। या लेट्स से आसपास के अगर कुछ अगर एरिया हैं जहां से मुझे अपने काम करने हैं तो मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज़ मुझे अगर पैसे विड्रॉ करने हैं तो मुझे बैंक्स तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आई कैन विड्रॉ any amount of money from my account to whatever bank is there at any point of a time. So whether it's morning, whether it's afternoon, whether it's at the night at 12 o'clock or 1 o'clock or 2 o'clock or let's say it's on Sunday. Okay, simply मैं क्या करूँगा, मैं ATM में जाऊँगा और ATM से मैं अपने पैसे निकालूँगा। ओके या किसी को मैं बोलूँगा आप निकाल के दो। So what are these things? These are all nothing but these are reforms. Okay, just think about the situations कि अब जैसे कोरोना का सिचुएशंस आया है या कोविड का सिचुएशन आया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता। अगर मान लो आज के टाइम पे अगर हमारे पास अगर कोई बैंकिंग में कोई टेक्नोलॉजी ही अगर इंट्रोड्यूस नहीं होता तो थिंक अबाउट द सिचुएशंस। Think about the situation, what would have happened if the technology or if the reform movement in a kind of a technology wouldn't have taken place. We would have had to stand in a long queue. हमें लंबे लाइन पे अभी हमें खड़े रहना पड़ता और फिर उसके बाद हमें नंबर मिलता भी या नहीं मिलता या सेम दिन को हम विड्रॉ कर भी पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखने जाएं, okay, the credit goes to what? The credit goes to the banking sector reform movement which have taken place from time to time, right? So this makes us to proceed with the next slide, that is banking act and reforms कब हुए हैं। So अलग अलग टाइम से बैंकिंग का रिफॉर्म मूवमेंट चेंजेस हुए हैं। ओके सो लेट्स से दैट इज 1860 में अगर देखने जाए देयर हैज़ बीन नाउ ये टाइम टू टाइम ये जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए या रिफॉर्म मूवमेंट को पॉसिबल करने के लिए देयर हैज़ बीन सो मेनी बैंकिंग एक्ट्स विच हैज़ बीन पास्ड। ये बैंकिंग एक्ट्स क्या है? बेसिकली बैंकिंग एक्ट्स में ये होता है कि कुछ लॉज पास किए जाते हैं ओके इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके एंड कानूनी तौर पे जब इसे लीगल माना जाता है या जब इसको एक हरी झंडी दे दी जाती है तब जो है ये एक्ट्स या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स आए हैं इन द केस ऑफ द बैंकिंग रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे कि 1860 में वी हैड द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। Then in the year 1881 there were Negotiable Instrument Act which was being passed. Then in the 1882 there was Indian
ट्रस्ट एक्ट 1891 में, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1899 में, इंडियन स्टैम्प एक्ट, and then 1912 there has been cooperative society act. So time to time what has happened, there has been so many kind of reform movement which has been taken place. Okay, now why these reform movement has been carried out, इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. देखो प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियस बैंक्स जो सिर्फ लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग का काम करता था, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बढ़ते गए, ओके, बैंक हैड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस in their systems, and this is the reason why there were different kind of banking acts and reforms which were being made from time to time. Okay, now let's see what is the historical approach, यानी ये बैंकिंग का जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो कैसे शुरुआत हुए. ऐसे तो नहीं कि सडनली आ गए एंड सडनली बैंक के जो लोग हैं उन्होंने नोटिस किया और सब चीज़ को चेंज कर दिया. ओके, सो देयर हैज़ बीन सेवरल हिस्ट्री, आई मीन टू से दैट इज़, इसको ये जो चीज़ें हुई हैं, ओके, वो एक ही टाइम पे नहीं हो गई, ये उसको भी टाइम लगा. ओके, सो इसको अगर समझना है तो हमें बैंकिंग का जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा. सो इफ़ यू सी देयर इज़ अ मॉडर्न बैंकिंग ऑफ इंडिया, दिस ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 18th सेंचुरी. जैसे कि मैंने आपको ये शुरू के चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 18th सेंचुरी से जो ये मॉडर्न बैंकिंग ऑफ इंडिया सिस्टम स्टार्ट हुए थे. ओके, तो उस दौरान देयर वर नंबर ऑफ बैंक्स विच वर बीइंग स्टार्टेड अप. Okay, there is a Bank of Bombay, Bank of Bengal, then Bank of Madras. They were the first 3 banks which were being started up. Okay, then we got to know that is in the post-independence period, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, okay, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ. that was being started in the year 1955. Okay, then again this came up, that is the Reserve Bank of India, जो कि 1935 में आए. Okay, previously we all knew that is they were all known by the name of the Imperial Bank of India. Okay, so what happened over here कि बैंक्स को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि एक बैंक होना चाहिए जो कि बाकी सारे बैंक्स के जो भी गतिविधियां हैं, ठीक है ना, उनको वो कंट्रोल कर सकें. सो व्हाट हैपेंड, दैट इज दिस केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, देन हुआ ये कि 1949 से जो है एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक्स थे जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ओके, इनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए Reserve Bank of India were being set up, who controlled all the other commercial banks with the Banking Regulation Act of 1949. Okay, तो ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये बताने के यही है कि देखो किस तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ. रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो इस तरीके से शुरू हुआ. सबसे पहले तो बैंक स्टार्ट हुए, फिर बैंक्स करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर कुछ रेगुलेशन एक्ट बनाए, ओके, 1949 में. तो उस दौरान जो भी बैंक्स थे तो उनको जो एक्ट 1949 में जो भी बताए गए थे या लेड डाउन थे रूल्स एंड रेगुलेशन, द बैंकिंग हैड टू फॉलो दोज काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके, देन व्हाट हैपेंड, दैट इज RBI, they were regulating the banking economy. Okay, स्पेशली अगर हम देखने जाए SBI जो है, ओके, मोस्ट ऑफ द बैंक्स एक्सेप्ट SBI, they were all private banks. ओके, सिर्फ SBI को छोड़ के बाकी जितने भी दूसरे बैंक्स हैं उनको प्राइवेट बैंक्स में कंसीडर किया जाता था. ओके, देन व्हाट हैपेंड, दैट इज इन द ईयर 1960, एज यू कैन सी ओवर हियर, बैंकिंग सेक्टर जो है ना उनका एक अहम रोल हो गया और दे हैड अ गुड शेयर इन द इंडियन इकोनॉमी. सो व्हाट वाज द पर्पस ओवर हियर, इसका मेन पर्पस ये था
दैट इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोनॉमी. ओके, इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद हो गया दैट इज इन द ईयर 1964 देयर वर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन काइंड ऑफ अ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था. दैट इज व्हाट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक. सो मेजरली आप देखो यहाँ पे 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया जो है दे वर ऑल नेशनलाइज्ड. सो अंडर दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंड, दैट इज इस प्रोसेस में जो भी बैंक्स थे, ओके, ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के थ्रू से क्या हो गया, दैट इज द बैंकिंग सिस्टम वर बीइंग मेड available to even to the common public. So this process, especially this started to take place in the year 1969, especially with the president's approval. Okay, फिर अगर हम देखें कि 1991 में एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे, तो उस टाइम पे राजीव गांधी ही वाज द प्राइम मिनिस्टर. तो उन्होंने ये कंसेप्ट लाया था कि LPG, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ओपनड द इंडस्ट्रीज, ओके, इवन फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑल्सो. ओके, एंड इस टाइम से जो है द वो मेजॉरिटी अगर हम देखने जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. ओके, देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ FDI दैट केम इनटू द कंट्री. इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इससे जो भी बड़े बड़े जो पहले कागजात लेने पड़ते थे, आई मीन टू से द होल लॉट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग दोज डेज. ओके, आई मीन टू से बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो भी बड़े बड़े जो उनको लाइसेंसिंग लेने पड़ते थे, तो वो धीरे धीरे उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको धीरे धीरे निकाल दिया गया. ओके, ये क्यों किया गया था? द होल पर्पस व्हाट वाज टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बैंकिंग कंपनीज. सो टू गिव मोर फ्लेक्सिबल टू व्हाट, टू द बैंकिंग कंपनीज. फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एक और एक रिफॉर्म. तो ये जो अपने आप में क्या थे, दीज वर इन द ईयर 1991 व्हाट हैपेंड, दीज वर सम ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट व्हिच वर बीइंग डन. ओके, और अगर हम देखें 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, दे हैड फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी. व्हाई दिस वर बीइंग डन? इसका मेन पर्पस ये था कि टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. तो टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए. टाइम टू इसी एक्ट्स के थ्रू से क्या हुआ, इसी एक्ट्स के थ्रू से रिफॉर्म मूवमेंट को क्रिएट किया गया था. तो अगर हम देखें कि बैंकिंग सिस्टम्स के हिसाब से अगर देखें तो रिफॉर्म्स को जो है ना, इसको दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. So one is the first phase and the next is the second phase. तो first phase में क्या था? When I say first phase, the first phase it revolved around the basic policies and institutional framework, and the second phase it revolved around the structuring and developing the industries with advancement. So first phase यानी हम देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था, उस टाइम पे काफ़ी सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे कि इस तरीके से बैंकिंग के इस तरीके से ऑर्डर्स चलेंगे. क्योंकि उसके पहले तो क्या था, उसके पहले ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते थे हमारे फाइनेंशियल मार्केट को भी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते थे. ये तो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हुआ, यानी इंडिपेंडेंस जब हुआ, शुरुआत हुई, ओके, उसके बाद से जो एज पर द इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन या इंडियन पॉलिसीज के हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बनी. फिर उसके बाद आई मीन टू से दैट इज स्पेशली इन द ईयर 80s या 90s में ये सेकेंड फेज आ गया. तो इस सेकेंड फेज में क्या इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, यानी इसमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इसको बोलते ना तवज्जो दिया गया, वो ये था कि दैट इज़
restructuring and developing the industries with advancement. So I mean to say that is the technological advancement, this came up. यानी अभी ये जो आप देख रहे हो, जो ATM मशीन है या इंटरनेट बैंकिंग है या डिजिटल बैंकिंग, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, these were all the advancement. This was all because the advancement which were being introduced in the second phase, right? Now let's move on to the next topic, that is goals of banking sector reforms in India. So what were the objectives of the banking sector reforms? ये जो banking sector reforms किए गए थे, इसके उद्देश्य क्या थे या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके कोई मकसद क्या थे? तो सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव्स देखने जाएं तो द ऑब्जेक्टिव्स वाज व्हाट, टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर. सी इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है, they were facing so many kind of problems. तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इसलिए किया गया था, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी बैंकिंग सेक्टर में जो भी परफॉर्मेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लाया जा सके. ठीक है, तो एक तो ये था. ओके, नाउ अलोंग विद दिस थिंग देयर वर सो मेनी अदर गोल्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया. सबसे पहला तो एक सेकेंड वाला ये है कि ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज in the structure, efficiency and the stability of the banking system. Okay, so one of the aim of the banking sector reform was what, that is changes लाना, यानी टेक्नोलॉजिकल वाइज में भी अगर देखने जाए इसमें चेंजेस लाना. ओके, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े एंड स्टेबिलिटी बढ़े, एंड दूसरे इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है ना उसका भी जो है ना कहीं एक रिलेशंस क्रिएट करना, जिससे कि बैंकिंग का जो बिजनेस है या बैंकिंग सेक्टर है वो और भी अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने में सक्षम बने. नेक्स्ट वी हैव टू मेक द इंडियन बैंक्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव. सी व्हाई दिस रिफॉर्म मूवमेंट वाज नेसेसरी, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर नंबर ऑफ अदर बैंक्स आल्सो व्हिच एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट. ओके, विच वर मच मोर टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट. तो अगर हमारे बैंक्स में अगर टेक्नोलॉजी अगर ना इंट्रोड्यूस किया जाता तो हमारा बैंक जो है ना कहीं पीछे रह जाते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम पे अगर आप कहीं पे अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आप तुरंत मार्केट से आप फेंक दिए जाओगे. तो बैंकिंग उस टाइम पे जो इंडियन बैंक्स थे कहीं ना कहीं उनको ये एक डर हमेशा सता रहता था कि अगर हमें इंटरनेशनल बैंक्स अगर हमको compete करता है या अगर वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स को अगर छीन लेता है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट? सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, दैट इज इंडियन बैंक्स, okay, to make it more internationally competitive, this kind of a reform movement were also being started. Okay, one more thing is to enhance the stability and efficiency of the banks. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि to enhance the stability, स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं और भी मजबूत करना, एज वेल एज टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इन द बैंक्स. दीज वर आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और यू कैन से गोल ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज टू रिमूव द ऑपरेशनल रिजिडिटीज इन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू एंश्योर एलोकेशन, एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर आपको लेना है, लोन लेना है, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी लोगों को. आई मीन टू से मशक्क़त की बात जब मैं कहता हूँ इसका मतलब उनको बहुत ट्राई करना पड़ता था या उनको बहुत वेटिंग टाइम पीरियड रहता था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ को सामना करना पड़ता था. बट रिफॉर्म मूवमेंट का एक एम ये भी था कि जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं या जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, उनको कहीं से भी क्रेडिट सिस्टम्स का दिक्कत ना आए, इसके प्रयास में वो हमेशा रिफॉर्म ला चुके हैं. ओके, आज के टाइम पे अगर लेट्स से दैट इज आप कोई बैंक्स में जाते हो
या आपको हमेशा कॉल आता होगा कि आपको क्या लोन चाहिए, ओके, डू यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फंड्स, डू यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लोन्स, ओके। वही चीज़ें पुराने टाइम पे नहीं होती थी। वाई? बिकॉज उतने मजबूत नहीं थे, ओके ना। इसका अगर हम देखने जाए, द होल क्रेडिट गोज टू द रिफॉर्म मूवमेंट विच वाज बीइंग स्टार्टेड। ये रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से ही जो है ना ये सब चीज़ें पॉसिबल हो चुका है या पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ स्ट्रेंथनिंग मेजर्स aimed at reducing the vulnerability of banks in the face of fluctuations in economic environment. See, बहुत सारे fluctuations होते बिजनेस में, ठीक है ना, एंड जो भी वल्नरेबिलिटी है, या मीन टू से जब मैं बोलता हूँ कि फ्लक्चुएशंस है या बैंक्स में बहुत सारे रिस्क हैं, ठीक है ना, ये रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी, ताकि जो भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरे कंट्री में है वो कहीं ना डिस्टर्ब हो, इस वजह से भी जो ना बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी आगे नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी आप प्रेस कर देना, ताकि जो भी आने वाला जो भी वीडियोस होगा वो वीडियोस लेटेस्ट आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।